समाजवादी पार्टी के साथ दलित भी जुड़े, पिछड़े भी जुड़े, यादव मुसलमान आपके साथ हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपने 27 के लिए बीजेपी को अलर्ट कर दिया? भाजपा का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है कि जब इस देश का संविधान बनना था तो आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। 1949 में जब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे, उनका इन्होंने रामलीला मैदान में पुतला फगाया। 50-55 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया। तो कुल मिलाकर के ये तो बुनियादी तौर पर ही दलितों के खिलाफ है। सुमन जी, आप लोग कहते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, लेकिन भाजपा ने जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी थी राष्ट्रपति की, कोविंद साहब को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, तो कहां से दलित विरोधी हो गई भाजपा? बैठा दिया है दिखाने के लिए कि दलित आदिवासी है। शक्ति कोई इनके पास नहीं है। इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में जा नहीं सकता, उनके लिए दरवाजे बंद हैं मंदिर के। सुमन जी, मैंने राम मंदिर में कोई ऐसा बोर्ड तो देखा नहीं कि वहां पर दलितों का प्रवेश निषेध है। वहां तो जो लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे अयोध्या के एमपी हैं, दलित हैं, अयोध्या से एमपी हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? जब राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश जी को भी बुलाया गया था, कांग्रेस में राहुल गांधी जी को भी न्योता दिया गया था, वो भी नहीं गए। जब आपको निमंत्रण दिया था तब तो आप जाते नहीं हैं, और जब नहीं मिलता तो आप उसको एजेंडा बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक एनसीआरबी की मैंने रिपोर्ट देखी है, उसमें दलितों के साथ बहुत अत्याचार बढ़ा है। इसकी मैं एक तो वजह जानना चाहता हूँ, वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेशों में अत्याचार हुए, उनकी वजह से इनकी जहनीत है। लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? आपको समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट भी चाहिए, आंदोलन भी नहीं करेंगे, तो ये कैसा डबल करेक्टर है समाजवादी पार्टी का? मुझे आप माफ करना, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोट का बंटवारा दो ही जगह होगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और मैं समझता हूँ तीसरे जो लोग पार्टियां वगैरह चला रहे हैं, उनका कोई मुझे भविष्य दिखाई देता नहीं। आपको लगता है कि 2027 में बसपा का और सपा कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए? हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनके चलते कहा जा सकता है, उनसे कोई समझौता हो नहीं सकता। बार बार वही स्टेट गेस्ट हाउस वाला कार्ड उठा देती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब इतने बुरे आदमी हम थे तो हमारे साथ फिर 2019 में आपने गठबंधन क्यों किया? आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, दोबारा हालांकि वो जेल में चले गए, लेकिन जितने दिन भी बाहर रहे, उनको लगा कि उनके रुतबे में बड़ी कमी आई है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। आप मोदी जी से कहने की सामान्य शिष्टाचार नहीं है। वो तो सैफई पहुंचे थे शादी में, तेज प्रताप सिंह, कि नेताजी के एक बुलावे पे वहां पहुंच गए थे वो। नरेंद्र मोदी के परिवार में अगर कोई लड़का या लड़की होती तो पूरी समाजवादी पार्टी चली जाती उस शादी में। जब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस उम्र में लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको अपना करियर क्या चुनना है, यानी कि अपने करियर को लेकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं, उस 26 की उम्र में आज जो नेता मेरे साथ हैं वो संसद की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। उन्होंने लोहिया के समाजवाद को जिया, समाजवादी के आंदोलन में उन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की साइकिल को उस वक्त संभाला जब उत्तर प्रदेश में राजनीति में पहचान बहुत बड़ी संकट थी। तो आइए स्वागत करते हैं रामजीलाल सुमन जी का। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनकट विद अनुराग में। और कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज तो मैं पार्लियामेंट को देख रहा था कि विपक्ष ने आज प्रदर्शन भी किया प्रदूषण को लेके। जो हरियाणा के कुछ कांग्रेस के सांसद थे, कल भी मास्क लेकर आए, आज भी हंगामा हुआ। वैसे तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पॉल्यूशन जैसी समस्या जो चाइना के बीजिंग में भी थी और भी विदेशों में थी, उन्होंने जीरो कर दी, तो भारत सरकार क्या कर रही है इसको लेके? देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है, हमारे देश में मुद्दा कोई भी हो, सरकार का संकल्प और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, समस्या कोई भी हो, लेकिन सरकार अगर मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कोई फैसला करना चाहती है तो समस्या पर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। सवाल क्या है, जैसे संसद का ही सवाल है, मगर द्वार के सामने प्रदर्शन होते हैं, अमूमन रोज प्रदर्शन होते हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे वजह ये है कि जब
संसद में जो सवाल उठने चाहिए उन सवालों की जब अनुमति नहीं मिलती, वो सवाल जब नहीं उठाए जाते, तो फिर मजबूरी में लोगों को संसद के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है। जहाँ तक संसद की कार्रवाई का सवाल है, संसद की कार्रवाई के संचालन का जिम्मा दोनों पक्षों के पास है। प्रतिपक्ष का भी धर्म है और सरकारी पार्टी का भी दायित्व है कि सरकार चलाने में मदद करे और अपने धर्म को समझे। संसद में गतिरोध कब पैदा होता है? संसद में गतिरोध जब पैदा होता है जब जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं और उन सवालों पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो व्यवधान पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के मकर दरवाजे के सामने तो रोज प्रदर्शन होते रहते हैं और उन प्रदर्शनों के लगातार बढ़ने का कारण ये है कि जो मुद्दे संसद में उठने चाहिए उन मुद्दों को उठाने में सरकार नानुकर करती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स में मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि आप वैसे तो सभी समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी दलितों को मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2024 में आप लोगों ने वो करिश्मा करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समाजवादी पार्टी के साथ दलित भी जुड़े, पिछड़े भी जुड़े, यादव मुसलमान आपके साथ थे, लेकिन आपको लगता नहीं कि आपने 27 के लिए बीजेपी को अलर्ट कर दिया कि भाई कौन कौन सा वोट बैंक आप लोगों के साथ जुड़ा है? 27 को लेके आप लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि दलित और पिछड़ा क्या 27 में आपके साथ आएंगे? समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है, लोग हमारी तरफ मुखातिब क्यों हुए? असल और बुनियादी सवाल ये है कि ये जो जज्बाती सवाल है, मज़हब के सवाल, जाति के सवाल, जिन सवालों पर आज बीजेपी राज कर रही है, इन सवालों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती और मैं समझता हूँ अब बीजेपी के शक्ति में गिरावट आएगी। 2024 में हमको जन समर्थन इसलिए मिला कि लोगों ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। आम आदमी ने अपने को ठगा सा महसूस किया और उसको लगा कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हुई। तो लोगों ने कुल मिलाकर के ये फैसला किया कि वो हमारे साथ आएंगे। और मैं फिर इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि आने वाले समय में भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हमारे पक्ष में आएगी, क्योंकि कुल मिलाकर के वो ये सोचते हैं वादे करने के बाद ही उनको क्रियान्वित करने का, लोगों के पास जाने का, गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का जो संकल्प सरकार ने लिया था वो संकल्प दूर नहीं, वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। सवाल जातियों का नहीं है, जातियों से बड़ा सवाल समस्याओं का है और समस्याओं का अगर निराकरण नहीं होगा तो समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग अपवाद के तौर पर रहे। सभी वर्गों की सहानुभूति समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। लेकिन सुमन जी, आपको लगता नहीं कि पीडीए के चमत्कार से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट था वो भी खराब था? भारतीय जनता पार्टी ने जब एनालिसिस किया कि भाई हम क्यों हारे, तो उसमें एक तो गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि आप लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया था कि अब की बार 400 पार, अगर भाजपा ने 400 पार कर दिया तो संविधान को खत्म कर देगी। तो भाजपा आरोप लगाती है कि आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिसकी वजह से दलित और पिछड़े डर गए। तो इस डर की वजह से आप लोगों को वो डर नहीं था, वो डर नहीं था, इनके काम करने का तरीका था। देखिए, जहाँ तक पिछड़ों का सवाल है, दलितों का सवाल है, बुनियादी तौर पर ये जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा तो एक मुखौटा है। सही मानों में तो ये मनु की संतान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हैं। दलित और पिछड़ों में घर घर तक ये बात फैल गई है, लोग जानते हैं कि ये कुछ भी कहे, इनका आचरण हमारे हितों के विपरीत है। और लोगों में सिर्फ संदेह नहीं, लोगों ने इसको देखा कि कहें कुछ भी लेकिन हमारे पक्ष में कुछ कर नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के, और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली से समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग परेशान न हो। तो और दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, जाति और धर्म के नाम पर हमें क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन राजनीति के जो असल मुद्दे हैं, भूख है, प्यास है, बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, कुल मिलाकर के राजनीति फिर इन्हीं बिंदुओं पर आकर के केंद्रित हो गई। तो भाजपा के जो गुमराह करने का सिलसिला था, जो चला था, मैं समझता हूँ वो समाप्त होने की ओर है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम भाजपा के खिलाफ जाएंगे। सुमन जी, आप लोग कहते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, लेकिन भाजपा ने जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी थी राष्ट्रपति की, कोविंद साहब को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। इसके अलावा
जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, दलित मंत्री भी हैं, संगठन में भी उन्होंने दलितों को स्थान दिया है, तो कहाँ से दलित विरोधी हो गई भाजपा? नहीं नहीं, सवाल दलित का नहीं है, सवाल ये दलित को ताकत कितनी है। जिस पद पर वो बैठा रहे हैं, क्या बैठाया है, क्या वो पद के साथ इंसाफ हो रहा है? आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन द्रौपदी जी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पर तो बुलाया नहीं। रामनाथ कोविंद को आपने राष्ट्रपति बना दिया। बेचारे बेसहारा बेबस लोग, मंदिरों में कोई घुसने नहीं दे रहा राष्ट्रपतियों को। और इस हद तक गिरावट आ सकती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री को रिसीव करने जा रहा है। तो ये बेचारे मोहरे हैं, शक्तिहीन लोग हैं। बैठा दिया है दिखाने के लिए कि दलित है, आदिवासी हैं, शक्ति कोई इनके पास नहीं है, दिखाना अलग मात्र। असल सवाल ये है कि जिन पदों पर बैठे हैं, क्या उन पदों की जो शक्तियां हैं उनको इस्तेमाल करने की हमें छूट है कि नहीं? तो ये तो बेसहारा लोग हैं, इन बेचारों पर दया आती है। और मैं समझता हूं इनको बैठा लेने से दलितों का कोई भला होने वाला नहीं है। तो भाजपा को ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई जिससे दलितों का भला हो? शक्ति देनी चाहिए उन नहीं नहीं, पदों पर जो असल बैठे सवाल जहनीत का है, मानसिकता। भाजपा का नहीं शक्ति। भाजपा का जहां तक सवाल है, आप वो मालूम है कि जब इस देश का संविधान बनना था तो आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। 1949 में जब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे, उनका इन्होंने रामलीला मैदान में पुतला फगाया। 50-55 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया। तो कुल मिलाकर के ये तो बुनियादी तौर पर ही दलितों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का तो मुखौटा है। ये बीजेपी कुछ नहीं है, आरएसएस द्वारा संचालित संगठन है। ये तो मनु को अपना आदर्श मानते हैं। तो कुल मिलाकर से ये अपेक्षा करना कि ये जन्मजात विरोधी हैं, इनका बड़े व्यवस्था में विश्वास है, तो बुनियादी तौर पर इनकी जो जहनीयत है वही दलितों के खिलाफ है। और इनसे ये अपेक्षा करना कि दलितों के कल्याण के लिए कोई काम करेंगे, मैं समझता उचित नहीं है। आपने अयोध्या के राम मंदिर की बात की। अभी धर्म ध्वजा का स्थापना हुई, वहाँ पर सप्तऋषि मंदिर बनाया गया है, जिसमें अहिल्याबाई मंदिर भी है, जिसमें शबरी का भी मंदिर है। तो आपको लगता नहीं कि सांस्कृतिक दलित चेतना आएगी इससे, जिस तरह से भाजपा ने अपना चीजें बताई हैं? और कोई मंदिर में घुसने ही नहीं दे तो क्या करेंगे? असल सवाल क्या है? असल सवाल है अभी पद यात्राएं निकल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू, पहले बता दो ना। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री निवास को आपने गंगा जी से साफ कराया। इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में जा नहीं सकता, उनके लिए दरवाजे बंद हैं मंदिर के। तो कुल मिलाकर के कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई प्रतिमा कहीं स्थापित हो जाए, मंदिर में क्या रखा क्या रखा है, लेकिन मंदिर में जाने की मनाही है। और मुझे माफ करना, बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो धर्म परिवर्तन किया उसकी बुनियाद क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भोगा और देखा कि यहाँ तो साहब ये बड़ व्यवस्था के पोषक है और दलितों के साथ इंसाफ नहीं है, हिंदू धर्म समानता का धर्म नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आप छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक ये धर्म समानता का धर्म नहीं बनेगा, हिंदू धर्म समानता का धर्म नहीं बनेगा, तो हम चाहेंगे धर्म नष्ट हो जाए। दूसरे धर्मों की तरफ लोग मुखातिब क्यों हुए? ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अपने घर को ठीक करो, जितने लोग तुम्हारे हैं उतने लोग भी नहीं रहेंगे। जब तुमने मंदिर के दरवाजे कर दिए तो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। कोई मंदिर में चला, कोई छोड़ के मस्जिद में चला गया, कोई गुरुद्वारे में चला गया, कोई गिरजाघर में चला गया। तुम्हारे कर्मों के चलते इस देश में दूसरे धर्मों में लोग गए। और आज लोग ये कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं जबरिया धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं, लेकिन अपने दिल से पूछे कि इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? धर्म परिवर्तन हुआ इनके आचरण के चलते, इनकी मानसिकता के चलते, इनकी सोच के चलते, इनकी विमनस्यता के चलते। तो धर्म परिवर्तन की जिम्मेदारी इनकी है। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे? आजकल दिन में क्या नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो जो कुछ हो रहा है मंदिर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मंदिर के दरवाजे ही बंद हैं। ये दलितों के बारे में जो उनकी राय है, ये बड़ी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, लिहाजा इनसे ही अपेक्षा करना कि दलितों के कल्याण के लिए कोई काम करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। सुमन जी, मैंने राम मंदिर में कोई ऐसा बोर्ड तो देखा नहीं कि वहां पर दलितों का प्रवेश निषेध है। वहां तो जो लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे अयोध्या के एमपी हैं, दलित हैं, अयोध्या से एमपी हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया जब मोदी गए थे? एक प्रोटोकॉल भी है ना।
जिस स्थान से जो व्यक्ति सांसद होता है प्रधानमंत्री जाते हैं, बाध्यता है प्रोटोकॉल की कि आपके वहां के जनप्रतिनिधि को इत्तला करें। क्यों नहीं दिया इत्तला उसको? राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश जी को भी बुलाया गया था, कांग्रेस में राहुल गांधी जी को भी न्योता दिया गया था, वो भी नहीं गए। निमंत्रण में जब आपको निमंत्रण दिया जाता है तब तो आप जाते नहीं हैं, और जब नहीं मिलता तो आप उसको एजेंडा बना लेते हैं। अखिलेश यादव जी को आप राम मंदिर के उद्घाटन पर बुला रहे हैं, और अखिलेश यादव जी जब मकान खाली कर रहे हैं तो उसको गंगा जल से धुलवा रहे हैं। ये डुअल जो करेक्टर है, दोहरा आचरण है, ये नहीं चल सकता हमारे देश में। हम इनकी फीलिंग्स को जानते हैं, इनके जज्बात को जानते हैं, इनकी भावना को जानते हैं, सोच को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं। कुल मिलाकर के ये बड़े व्यवस्था के पोषक है और पिछड़ों दलितों के बुनियादी तौर पर खिलाफ। जहां तक मैं समाजवादी पार्टी के बारे में जानता हूं, जो पढ़ा है, समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ वो आंदोलन से हुआ। समाजवादी पार्टी के डीएनए में एग्रेशन है। मुलायम सिंह यादव की मैं उस समय की मैं बहुत सारे भाषण सुने, बहुत सारी वीडियोस उनकी देखी, अखबार भी पढ़ा कि आप लोग आंदोलन बहुत किया करते थे। उत्तर प्रदेश में एक एनसीआरबी की मैंने रिपोर्ट देखी है, उसमें दलितों के साथ बहुत अत्याचार बढ़ा है। इसकी मैं एक तो वजह जानना चाहता हूँ, वजह क्या है। दूसरा, समाजवादी पार्टी इसमें अपना क्या स्टैंड रखती है? अगर मान लीजिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का आंदोलन तो मुझे देखने को नहीं मिलता। देखिए, एनसीआरबी की जहां तक रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कोई निजी संस्था की रिपोर्ट नहीं है, यह गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित संगठन है और उसकी रिपोर्ट 2023 तक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 तक है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब पल डाला जा रहा है, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि तमाम। मैं क्या कहूँ, अपनी खुदनसीबी कहूँ या बदनसीबी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। तो दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? घटना कोई हो सकती है, लेकिन इसके बाद घटना को रोका जा सकता है अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि सरकार का जो मिजाज होता है, उस सरकार के मिजाज से समाज की शक्तियों का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो सरकार है भाजपा की सरकार, ये तो बड़ी व्यवस्था की पोषक सरकारें हैं, मनवादियों की सरकारें हैं, आरएसएस की सरकारें हैं, और उनके एजेंडे में दलित कहीं नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेशों में अत्याचार हुए, उनकी वजह से इनकी जहनीत है। लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आपको समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट भी चाहिए, आंदोलन भी नहीं करेंगे, तो ये कैसा डबल करेक्टर है समाजवादी पार्टी का? डबल करेक्टर समाजवादी का नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी असेंबली और पार्लियामेंट में जहां भी मौका मिलता है हम दलितों के सवालों को उठाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, श्री अखिलेश यादव जी को। जहां जहां जरूरत होती है लोगों की इमदाद भी करते हैं, हर जगह हम लोग घटना पर जाने की कोशिश भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक जागरूक राजनीतिक पार्टी का जो दायित्व होता है उसका हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध और ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता है, उसको उधार देने की आवश्यकता है। सुमन जी, जहाँ तक मुलायम सिंह जी को मैं जानता हूँ, जब जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, और मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आया था हाईकोर्ट का, तो उन्होंने उस फैसले का विरोध किया था। किसी देश के किसी नेता ने उस फैसले का विरोध नहीं किया। तो उसके बाद मुसलमानों को लगा कि भैया कोई हिंदू नेता है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम बहुत आया, और आज तक मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ फिक्स है। तो आपको लगता नहीं कि ठीक ऐसा ही मैसेज दलितों को भी देने की जरूरत है, कि जब तक उनको लगेगा नहीं कि भाई हमारी आवाज कौन है समाजवादी पार्टी में? देखिए जाए, ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेताजी ने अपने धर्म का निर्वाह किया। सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि हमारा जो आईन है, संविधान है, उसमें हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम चाहे जिस धर्म को माने, दूसरे धर्म के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। तो श्री मुलायम सिंह यादव जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया। अगर कहीं मंदिर टूटता मस्जिद की जगह, तब भी वही हम लोग करते जो नेताजी ने किया था। तो कुल मिलाकर के कोई ये किसी मजहब को या किसी मंदिर या मस्जिद को बचाने का सवाल नहीं था, अपने राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह करने का सवाल था, संविधान को बचाने का सवाल था। जो सौगंध हमने खाई थी उस सौगंध को पूरा करने का सवाल था।
ये बात सही है कि नेताजी ने जो कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया वो संघर्ष से हासिल किया, और समाजवादी पार्टी जो मजबूत बनी उसमें निश्चित रूप से उनके संघर्ष का, उनकी मेहनत का ही परिणाम था। 2027 की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, दिसंबर चल रहा है और 2026 आते ही ये मान के चलिए कि इलेक्शन ईयर होगा, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो महाभारत है पूरी तरह से दलित और पिछड़े वोट बैंक पर टिकी हुई है। मायावती एक्टिव हो गई हैं। लखनऊ में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी 9 अक्टूबर को, अगर मैं डेट सही है मेरी उसमें, तो उसमें इतनी बड़ी रैली हुई तो ये मैसेज गया कि जो दलित वोट बैंक है मायावती के साथ जुड़ने जा रहा है। अगर दलित मायावती के साथ चला गया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी का संचालन किस तरह करना है वो जाने, उनका काम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष तौर से 19 अक्टूबर को रैली हुई लखनऊ में, और उस माहौल में रैली हुई जब दलित पिट रहा था उत्तर प्रदेश में। कई बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो कई भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, कभी दलित नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, जगह जगह सामाजिक तनाव था। और उस माहौल में जब रैली हुई उत्तर प्रदेश में, तो जो उसमें जिन लोगों ने अपनी शिरकत की, जिन्होंने भाग लिया, वो ये मन बना के गए थे, ये सोच के गए थे कि आज मायावती निश्चित रूप से किसी संघर्ष का ऐलान करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को निराशा ही हाथ लगी। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जहां उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना करनी चाहिए थी, घेरना चाहिए था, वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी। तो कुल मिलाकर के किसी और की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं अपने दल को कमजोर करने के लिए मायावती काफी है। तो कुल मिलाकर जो आपका बयान का मतलब मैं समझ रहा हूं कि दलित उस दिन मायूस हुआ मायावती से, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल। तो उसकी मायूसी को खुशी में समाजवादी पार्टी कैसे बदलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के जहां तक सवाल है, एक तो मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि दलित जो मतदाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर है। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इंतकाल हुआ, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू में एक संगठन बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अपने इंतकाल के समय उन्होंने एक फिर राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में उस पार्टी का सबसे पहला जो असर हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं समझता हूँ दलित चेतना के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, यहाँ का दलित कभी भी किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मायावती जी की पार्टी है, एक आध दो संगठन और चल रहा है, लेकिन दलित ही समझता है कि हमारा जन्मजात दुश्मन अगर कोई है तो भाजपा है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दलित मतदान बड़ी संख्या में अच्छा खासा प्रतिशत समाजवादी पार्टी को जाएगा। 2027 में भाई साहब अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो कितने दलितों को टिकट देने जा रही है, ये और ऐलान कर दीजिए आप। ना, हम ये ऐलान कैसे कर सकते हैं? एक आप जानते हैं, एक राजनीतिक पार्टी होती है, उस राजनीतिक पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, टिकट बांटने वाला बोर्ड होता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं, तो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। रामजी लाल सोमल कहने वाले कौन हो गए कितनी टिकट मिलेंगी? आगे आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो पार्टी तय करेगी कि इसको कितना वोट देना है। आरक्षित सीटें तो होती हैं, उनपे तो लड़ना सबका काम ही है, उसको तो पूरा करना ही करना है। लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी कौन कैंडिडेट बनाएगी, कहाँ से कैसे क्या करेगी, ये पार्टी का फैसला है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। टिप्पणी मत करिए, लेकिन आरक्षित सीट के अलावा आपको लगता है कि और भी जगह भागीदारी दी जानी चाहिए दलितों को? जैसे आपने अयोध्या में देखा, आपने नहीं अयोध्या में देखा, हमने मेरठ में भी सामान्य सीट पर एक दलित को लड़ाया। तो ये हालात पर डिपेंड करता है। लेट दी टाइम कम, वक्त आने दो तो कुछ फैसले हमारे ऊपर भी छोड़ दो मेहरबानी करके। आप पत्रकार हैं, हम तो आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कुल मिलाकर के हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि अपनी पार्टी को कैसे संचालित करना है और आगे आने वाले समय में पार्टी को क्या फैसले करने हैं। समाजवादी पार्टी आपकी है, संचालित आप ही करेंगे, लेकिन मैं दरअसल सवाल मेरे पूछने का मकसद ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी दलितों को लुभाने के लिए, उनके वोट बैंक को पाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है, उनको मैसेज कर रही है कि अगर दलितों की आवाज़ को हम केवल समाजवादी पार्टी उठाएगी, तो उनको ये मैसेज भी देना जरूरी है ना कि भाई चुनाव में भी आपकी भागीदारी रहेगी। जब तक आपके जरिए मैसेज नहीं जाएगा तो कैसे आप लोगों से जुड़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से बात आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ
दलितों को ये लगना चाहिए कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, दलितों को लगना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। एक तो जहाँ तक दलितों के जोड़ने का सवाल है, हमारे भाषण से वो नहीं जुड़ेंगे, हमारे कर्म से जुड़ेंगे। तो एक तो निश्चित रूप से हमें उन्हें ये एहसास कराना चाहिए कि गर्दिशी में हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, उनका मिजाज, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि दलित का मिजाज भाजपा विरोधी है। और आगे आने वाले समय में मैं एक बात और आपको बता दूं, ये सोशल पोलराइजेशन का दौर है। पार्टियां कई भी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दलित की बीजेपी को हराना होगा। और ऐसे माहौल में बीजेपी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है, समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और मुझे विश्वास है कि दलितों के पास और कोई चारा नहीं है समाजवादी पार्टी को वोट देने के अलावा। आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जहां भी दलित वोट बैंक ज्यादा है वहां पर दलितों के नेताओं को उभारना चाहिए, उनके सम्मान में उनके घर जाना चाहिए, उन जिलों में प्रोग्राम करना चाहिए? क्योंकि वो सब तो मैं अभी देख नहीं रहा हूं, या आप भी नहीं देख पा रहे मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ पार्टी की डेलीगेशन भेजना, दलितों की इमदाद करना, ये अखिलेश यादव जी बहुत बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा, इसमें और करने की आवश्यकता है। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए बन रहे हैं। पहली बात, आपने मायावती, ठीक है उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कम से कम दलितों को मैसेज दे दिया है वो सीट जीत कर कि भाई मैं भी तुम्हारा हमदर्द हूं। तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर अकेला लड़ेगा तो वोट कटुआ साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए? मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले आपसे कहा, उत्तर प्रदेश में हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ समझौता है और मैं समझता हूँ रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। कितने चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, किसकी क्या पार्टी, अलग सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट का बंटवारा दो ही जगह होगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और मैं समझता हूँ तीसरी जो लोग पार्टियां वगैरह चला रहे हैं उनका कोई मुझे भविष्य दिखाई देता नहीं। लेकिन सुमन जी देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं दिल से कि भाई कांग्रेस को साथ लेकर आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन वोट कटुआ कांग्रेस ना बने इस वजह से आप लोग कांग्रेस को साथ रखते हैं। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये कि अगर चंद्रशेखर को भी अपने साथ आप ले लेते हैं तो एक मजबूती आपकी और हो जाएगी। किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है, ये रामजीलाल सुमन इसका कोई फैसला करने वाले नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के फैसले पार्टी लेती है। और तमाम जो गंभीर सवाल होते हैं उसमें पार्टी अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर देती है। तो इसमें कोई अगर फैसला लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, अखिलेश यादव जी को लेना है। 2019 में जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, बड़ा कॉकटेल गठबंधन था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, हालांकि नहीं हुआ। आपको लगता है कि 2027 में बसपा का और सपा कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, हमने अपनी शर्तों पर नहीं, हमने मायावती की शर्तों पर टिकट बांटे, उनको पूरा सम्मान दिया, समझौता किया। हमारे 5 सीटें थी, हमारे पास 5 की 5 ले गई। मायावती 0 थी, वो 10 हो गई। फायदा किसको हुआ? मायावती को, बीएसपी को। इसके बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया। तो उनके बारे में हम क्या कहें? हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनके चलते कहा जा सकता है कि उनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बार बार वही स्टेट गेस्ट हाउस का वाला कार्ड उठा देती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब इतने बुरे आदमी हम थे तो हमारे साथ फिर 2019 में आपने गठबंधन क्यों किया? ये बेवजह की बातें हैं। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा, देखिए गठबंधन की बात तो अलग है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, वक्त के मिजाज को जो राजनीतिक पार्टियां नहीं समझेंगी, जनता अपने आप पोलराइज होगी, जनता में ध्रुवीकरण होगा, वोट काटने वाला दौर खत्म हो गया, वोट का बंटवारा 2 ही जगह होगा। और मैं डंके की चोट कहना चाहता हूं, 2027 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। आप पक्के लोहियावादी हैं, समाजवाद की कस्में आप खाते हैं। अगर मैं लोहिया जी की बात करूं तो लोहिया जी कांग्रेस का और नेहरू जी का बहुत विरोध करते थे, और आज समाजवादी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ गलबैया कर रही है। आपको लगता नहीं कि लोहिया जी की आत्मा को ठेस पहुंचती होगी? नहीं, लोहिया जी को आपकी व्याख्या आप गलत कर रहे हैं। 1967 में डॉक्टर लोहिया के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में, देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। गैर कांग्रेसवाद वो एक प्रयोग था, सिद्धांत नहीं था।
हालात के चलते बदलना पड़ता है ना। उस समय स्थिति क्या थी? उस समय डॉक्टर लोहिया को लगता था कि कांग्रेस के बारे में आम जनता में धारणा बन गई है कि कांग्रेस ऐसी जमात है जिसको हराया नहीं जा सकता, तो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। लेकिन अपने सामने ही डॉक्टर लोहिया उन सरकारों के आचरण से दुखी थे, खुश नहीं थे। जहां तक आज का दौर है, आज का दौर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आज सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो साफ दिमाग के लोग हैं, उन साफ दिमाग के लोगों को साथ रखना वक्त का तकाजा है। हम समझते हैं उसी लिहाज से हम देश में राजनीति कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान मेरे ख्याल से आप 19 महीने जेल में रहे थे, बहुत सारी आपने यात्राएं झेली। अब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई देश में इमरजेंसी का माहौल है, वो इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक थी या आज की इमरजेंसी ज्यादा जहां खतरनाक तक सवाल में इमरजेंसी में जेल में गया था, देश में जो जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था उसमें नौजवानों की जो कमेटी थी उसमें मैं प्रदेश की कमेटी में था। हम जेल में गए, सबसे पहले आगरा जेल में हम ही गए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि भुक्तभोगी हैं। उस समय अनिश्चितता का वातावरण था, आपातकाल का नया अनुभव था हम लोगों के लिए। हम आपातकाल में जेल गए थे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपातकाल भी हमने देखा है और ये अघोषित आपातकाल भी हम देख रहे हैं। वो जो आपातकाल था उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस समय जो अघोषित आपातकाल है वो ज्यादा खतरनाक है। हर कदम पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, कुल मिलाकर के संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसा पूरा देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर के आज के जो हालात हैं वो भी बहुत खराब है, अच्छे नहीं। सुमन जी, आज मुझे आप पीडीए का थोड़ा सा मतलब समझा सकते हैं? जो बेबस हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, वो वही पीडीए है। और क्या पीडीए है? कुल मिलाकर के समाज का जो उपेक्षित वर्ग है वही पीडीए है। पहले अखिलेश जी ने कहा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अखिलेश जी कहते हैं समाज के वो उपेक्षित वर्ग, कुल मिला के सभी उपेक्षित वर्ग और बेशुमार गरीब लोग, चाहे उनकी जाति कोई हो, उस सबको पीडीए मानते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो ए है वो आधी आबादी है। तो पीडीए को लेके समाजवादी पार्टी लगता है कंफ्यूज नहीं हो रही है? हिंदुस्तान के बहुत संख्यक लोग जिनको उनके हकों से वंचित रखा गया है, हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जिनके व्यवस्था के चलते उनको सम्मान नहीं दिया गया है, वो पूरा का पूरा पीडीए परिवार है। और समाजवादी पार्टी उसी पीडीए परिवार की बात करती है। बिहार में जिस तरह से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने आप लोगों को कितना परेशान किया? और खासतौर पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन वहां पर हम परेशान होने वाले लोगों में से थोड़े ही हैं, हतोत्साहित होने वालों में से थोड़े ही हैं। बिहार में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी है। फिर राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हम तो समाजवादी पार्टी तो जिंदा लोगों की पार्टी है। वर्ग पे वर्ग गिरा आसमां तख्ता क्या है, आशियां और बना लेंगे समझता क्या है। तो एक चुनौती है, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। और उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से करना ठीक नहीं है। हालांकि ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार न बने, ये एसआईआर है। ये कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में भविष्य समाजवादी पार्टी का है। सुमन जी, आप पुराने समाजवादी हैं, मुलायम सिंह के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले। मुलायम सिंह की एक बात आपको याद होगी, वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी शंकर की बारात है। यहाँ भूतों को, प्रेतों को, देवताओं को सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। और मुलायम सिंह भी वाकई सबको मैनेज करते थे। मैंने भी उनके दौर में पत्रकारिता की थी, खूब उनसे मिलता था। वो अमर सिंह को भी मैनेज करते थे, वो आजम खान को भी मैनेज करते थे, वो शिवपाल सिंह यादव को भी मैनेज करते थे। तो ये मैनेजमेंट बड़ा शानदार था उनका। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश जी के टाइम में वो मैनेजमेंट है? देखिए, नेताजी ने कहा कि ये समाजवादी शिव जी की बारात है। ये कहा उन्होंने, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो वो भी कुछ इस तरह का था। गांधी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि तमाम विचारधाराओं के लोग, घनघोर दक्षिणपंथी, घनघोर वामपंथी, सब तरह के मिजाज के लोगों को साथ लेकर के गांधी जो चले, बहुत बड़ी बात थी। और जो सबसे बड़ी बात गांधी का आंदोलन थी कि देश के लोगों में एक नया जज्बा राष्ट्रीयता का महात्मा गांधी ने पैदा कर दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी सब तरह के लोगों को लेकर के चले, ये बात सही है। और अपनी मेहनत से ही, लेकिन सबके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली, उस ताकत की वजह उनका परिश्रम था, उनकी मेहनत थी। तो अखिलेश जी वो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं?
देखिए, मुझसे अगर पूछा जाए कि नेताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं दो बताता हूँ। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता कि नेताजी भारत के रक्षा मंत्री रहे या उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं उसको उपलब्धि नहीं मानता। पदों से व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता। मैं नेताजी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ वो ये है कि 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ जब सब पार्टी मिलकर के जनता पार्टी बन गई तो उस देश का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था। नेताजी की जिंदगी का जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि 1992 में हिंदुस्तान के सब बिखरे हुए समाजवादियों को इकट्ठा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। और मैं समझता हूँ समाजवादी विचारों की सदैव सार्थकता है। इस देश में, दुनिया में जब तक बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, तो समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। नेताजी का सबसे बड़ा काम यही था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में इतिहास चाहे 4 पेज लिखे या 4 लाने लिखे, लेकिन दुनिया के समाजवादी आंदोलन के इतिहास में लिखने वालों की मजबूरी होगी कि वो मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिखे। तो एक तो मुलायम नेताजी की उपलब्धि मानता हूँ कि पूरे देश के बिखरे हुए समाजवादियों को उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। दूसरा उपलब्धि मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने जीते जी अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज अखिलेश यादव देश के एक स्थापित नेता हैं और मुझे खुशी है कि कम उम्र होने के बावजूद भी उनको जो दायित्व मिला उस दायित्व का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। सरकार बेहतर चलाई और आज समाजवादी पार्टी का संचालन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं और दोबारा, हालांकि वो जेल में चले गए, लेकिन जितने दिन भी बाहर रहे उनको लगा कि उनके रुतबे में बड़ी कमी आई है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। रामजीलाल सुमन जी को क्या लगता है कि क्या आजम खान साहब को साइडलाइन किया गया था? नहीं सर, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आजम खान बहुत मजबूती के साथ मुलायम सिंह जी के साथ रहे, नेताजी के साथ रहे। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बड़ा भारी योगदान था। हम कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते, अखिलेश जी कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकते कि आजम साहब की उपेक्षा की जा सकती है। कुछ कानूनी प्रक्रिया है, समाजवादी पार्टी में उनका इतना सम्मान था, वो सम्मान बरकरार रहेगा। और समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि जानबूझ करके अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान करने का काम किया जाता है, लेकिन आखिर में सत्य की विजय होगी। आजम साहब बखूबी फिर समाजवादी पार्टी का संचालन उसी प्रकार करते रहेंगे जिस तरह से उन्होंने किया है, और समाजवादी पार्टी को उनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। आजम साहब जब से जेल में थे, उनके जेल में जाने का फ़ायदा बहुत मुसलमान नेताओं को मिला, और जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को आजम खान ग्रैब करके चलते थे, उनके रहते हुए कोई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद नदवी साहब सांसद बने, और भी मुसलमान नेता हैं जिनको लगा कि भैया उनके अंदर रहने से ही हमें फ़ायदा है, तो वो लोग, सुना है कि अखिलेश जी के कान भर रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, अखिलेश जी के कोई काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी ये जानते हैं कि आजम साहब उनके पिताजी के साथ काम करते थे, उनके साथ के लोगों में से हैं। एक सामान्य शिष्टाचार के नाते जब श्री आजम खान जेल से रिहा हुए, अखिलेश यादव ये सोच के नहीं कि वो पार्टी के अध्यक्ष है, उनके पास गए ये सोच के कि नेताजी के साथ काम करने वाले लोगों में से आजम साहब एक थे। उन्होंने अपने फर्ज को समझा, अपने दायित्व को समझा, और एक सामान्य शिष्टाचार के नाते अखिलेश यादव स्वयं आजम साहब से मिले रामपुर गए थे। रामजीलाल सुमन जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं। एक विपक्ष जो है, मतलब विपक्ष तो नहीं कहूँगा, जो भाजपा से जुड़े लोग हैं या और कुछ मीडिया से जुड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में एक नैरेटिव वो भी सेट करते हैं कि अखिलेश यादव जी जो पुराने नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में लगाने की तैयारी में हैं। शिवपाल जी के बारे में कहते हैं कि भाई उनकी कुर्सी कोने में रहती है, बिहार में स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम नहीं रहता। ये सब क्या है? चाचा भतीजे का द्वंद्व। शिवपाल जी का और अखिलेश जी का सवाल है, वो एक पारिवारिक मामला है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि रिश्ते ठीक है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जहाँ उनकी उपयोगिता है, पार्टी उनकी उपयोगिता को समझती है। ये परिवार का जो विवाद है, मैं समझता हूँ उस पर किसी बाहरी आदमी की टिप्पणी उचित नहीं है। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कह रहा आपसे, लेकिन परिवार का विवाद तो खत्म होना चाहिए। जैसे बिहार में देखो पारिवारिक विवाद निकलकर सामने आया। परिवार का विवाद परिवार ने चलाया था, परिवार ने खत्म कर दिया। परिवार के विवाद में हम बिचौलिए होने वाले कौन होते हैं? हमारी कोई मध्यस्थता मांग रहा है क्या परिवार के विवाद में? परिवार के लोगों में अनावश्यक रूप से जैसे भी विवाद पैदा हुआ, अपने विवाद खत्म हो गया, उसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक कंपनी हायर की है इस बार, और वो सर्वे करा रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सर्वे एजेंसियां हैं,
वो टिकट उस हिसाब से देंगे जो सर्वे कंपनी जिसको क्या कहेगी। क्या ये बात सच है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी अगर ये जानकारी कर रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता बेहतर है, सामाजिक गणित हमारे पक्ष में कैसे हो सकते हैं, किसकी पार्टी के प्रति क्या सेवा और निष्ठाएं हैं, अगर ये जो स्वस्थ मापदंड हैं उम्मीदवार के चयन के लिए, कहीं से अगर ये मापदंड प्रयोग में लाए जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। एक बिहार को लेकर रिपोर्ट आई है, जो यादव वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने कहा था कि भाई ये तो हमारा फिक्स वोट बैंक है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है कि यादव हिंदुत्व के नाम पर एक हुआ है। कुल मिलाकर बीजेपी ने यादव वोट बैंक पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मुझे बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जिस वोट की बात आप बिहार में कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में किसी टूटने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में यादव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाएगी भाजपा, हिंदुत्व के नाम पर नहीं जोड़ पाएगी उनको। आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है उससे समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान हो। मास रिवोल्ट होगा, जन विद्रोह होगा, बगावत होगी भाजपा के खिलाफ, और सभी वर्ग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि एक नेता भाजपा छोड़कर हमारे यहाँ आ जाए, उसके बाद हम वैकेंसी निकाल देंगे। क्या खबर है वो? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके जानकारी के जो स्रोत हैं, ये आवश्यक थोड़ी है कि रामजीलाल सुमन को सब स्रोतों की जानकारी हो, तो उनके पास बेहतर स्रोत होंगे, और मैं समझता हूँ जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा। एक बात दिल से बताइए, आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे होंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों से भी, राजनीति अलग चीज़ है, ऐसा कोई एक नेता बताइए कि जिसको देखकर आपको लगता है कि वो भाजपा में गलत चला गया, उसको समाजवादी पार्टी में होना चाहिए था। नहीं, ऐसा देखिए, मैं मेरे नेताओं के बारे में क्या बताऊं, मैं ऐसे अपनी खुशनसीबी कहूं कि बदनसीबी, मैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने सब नेताओं को जानता हूं। मैं दो लोगों को नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं 77 में लोकसभा का सदस्य था, 89 में दोबारा चुनाव जीता, चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री था, और 2014 तक ये गुजरात की राजनीति करते थे, गुजरात के नेता थे, अब देश के नेता हैं। तो इनमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय की जो पीढ़ी के लोग थे जिनको हम देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, जो और लोग थे, वो कम से कम इनकी तरह कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत इनसे उदार थे। ये जो लोग हैं, ये तो न तो सामान्य शिष्टाचार को जानते हैं, न कुल मिलाकर के देश के मिजाज को जानते हैं। कुल मिलाकर के इनका एक सूत्री कार्यक्रम राज में रहने का है, जिसकी वजह से कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पुरानी पीढ़ी के लोगों में सामान्य शिष्टाचार था, जो लोगों में कहीं नहीं है। आप मोदी जी से कह रहे हैं कि सामान्य शिष्टाचार नहीं है, वो तो सैफई पहुंचे थे शादी में तेज प्रताप सिंह, या था कि नेताजी के एक बुलावे पे वहां पहुंच गए थे वो। नेताजी ने बुलाया, चलिए इसको इस बात है। नरेंद्र मोदी के परिवार में कोई शादी होने वाली नहीं है। मैं किसी का क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी जी के परिवार में अगर कोई लड़का या लड़की होती तो पूरी समाजवादी पार्टी चली जाती उस शादी में। जब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो सामान्य शिष्टाचार है, जाना चाहिए, अच्छा है। सुमन जी, एसआईआर को लेके आपको क्या लगता है कि एसआईआर कोई एसआईआर कुछ नहीं है। एसआईआर एक आंदोलन है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोकने का। ये एसआईआर यही है। कुल मिलाकर के इतनी पेचीदगियां है कि जो आम मतदाता है, बेबस और बेसहारा मतदाता, जो समाजवादी पार्टी का समर्थक मतदाता, मोटे तौर पर वो समाजवादी पार्टी का मतदाता, समर्थक मतदाता वोट न डाल पाए। पहले तो उसका वोट न बने, फिर वोट न डाल पाए। यही एसआईआर, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक डेटा कहता है, चुनाव आयोग ने बताया कि जैसे एक तो बीएलओ होता है सरकारी अधिकारी, एक BLO 1 और BLO 2। तो जो BLO 2 है, आपने 85% तो तैनात कर दिए हैं और 15% पर तैनात नहीं किए हैं। यानी कि मान लीजिए अगर वोट घटती हैं या बढ़ती हैं, विरोध करने वाला ही कोई नहीं है, फिर आप बाद में चुनाव आयोग को गाली बकते हैं। BLO की तैनाती का सवाल नहीं है भाई साहब। असल सवाल तो ये है कि जो बेचारा BLO है वो जानता ही नहीं कि मेरा काम क्या है। उसका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, वो चुनाव के काम के बारे में जानता नहीं है, और दबाव इतना पैदा कर दिया उस पर कि भाई आपको 2 दिन में ये करना है, आज शाम तक ये करना है। उसकी वजह से उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि 2 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में BLOs ने खुदकशी कर ली है। कौन सी ऐसी जल्दी है? चुनाव में तो 1 साल से ज्यादा है। तो इतना ज्यादा इनको जल्दी थी कि BLO को भगत प्रशिक्षण दिए, उनसे काम करा रहे हैं, उनको मानसिक दबाव है, खुदकशी कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार की चुनाव आयोग की है।
कुल मिलाकर के इनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहिए था इनको कि पहले लोगों को मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बीएलएल को प्रशिक्षण नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा फार्म भरता है, जो गरीब मतदाता है, अनपढ़ मतदाता है, वो वोट की औपचारिकता पूरी कैसे करेगा? तो एक तो वोट बनने की जो औपचारिकता है वो इतनी जटिल है कि इसे आम आदमी पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, बीएलएल खुद नहीं जानते कि इस मतदान में हमारी क्या भूमिका होगी, हमें उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है। तो चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में है और इस देश की बदनसीबी है कि पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अंग बन करके चुनाव आयोग काम कर रहा है। एक सवाल मेरा है, जो सपा सांसद नदवी साहब हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक तरह से मुसलमानों को जिहाद के लिए वो उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहाद जरूरी है। सुना आपने बयान उनका? ये मजहबी सवाल है, कुल मिलाकर के उनकी कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर जिहाद का मतलब अन्याय के खिलाफ संघर्ष है तब तो ठीक है। बाद बाकी और लोगों के लिए जिहाद का मतलब क्या मैं नहीं जानता। जिनके खिलाफ अन्याय का विरोध करना अगर ये जिहाद है तब तो ठीक है, और दूसरे तरीके से लोग क्या सोचते मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो जिहाद सिर्फ ये है कि जहाँ कहीं भी अन्याय है, नाइंसाफी है, उसके खिलाफ सतत संघर्ष करना ही अगर जिहाद है तो ठीक है, उसका कोई दूसरा मतलब है तो मैं नहीं जानता। अब दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है तो उसके फेवर में भी आके संघर्ष करना चाहिए उन लोगों को, फिर तो जरूर करना चाहिए, इन मुसलमानों को विरोध करना चाहिए। उसमें तो कुछ हिंदुओं के नाम भी है, उसमें क्या करना चाहिए? तमाम जो खुफिया एजेंसीज है, मैं समझता हूँ जो मुखबिरी कर रहे थे हमारे देश में, क्या इसमें हिंदू नहीं थे? कुल मिलाकर के अच्छा, दूसरी बात ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। हर घटना के बाद सरकार ये कहती है कि सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे, और घटनाएं बराबर हो रही हैं। कौन जिम्मेदार इनके लिए? हर सवाल पर हिंदू मुसलमान ढूंढना, इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी का आपने बयान सुना होगा एक, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जो देवी देवता हैं वो अलग हैं, कुंवारों के लिए अलग हैं, शराब पीने वालों के लिए अलग हैं, चावल खाने वालों के लिए अलग हैं। एक हिंदू मुख्यमंत्री हिंदुओं के देवी देवताओं पर इस तरह से बयान दे रहा है, ये कितना सही है? मुझे आप माफ़ करना, आपकी बड़ी कृपा हुई। देवी देवताओं से मेरा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है तो वो मेहरबानी करके खुद ही बता दें। मैं इन देवी देवताओं का जो प्रभाव है उससे मुक्त हूँ। मेरा इन देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं है। बेवजह की बात है, लोगों को कर्म करना चाहिए, अपने हाथ पर विश्वास रखना चाहिए। हाथ की लकीरें आपकी मेहनत से बदलेंगी, कोई देवी देवता आपकी लकीरों को नहीं बदल सकता। तो उनका अपना विश्वास है, मैं देवी देवताओं मेरा कोई विश्वास नहीं। हिंदुस्तान आस्था का देश है, हमारा इतिहास भी बड़ा पुरातन है। आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं करने चाहिए, मतलब? मैं समझता हूँ देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के कोई चीज़ है, उस चीज़ को हमें विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारना चाहिए। ये अंधविश्वास है, पाखंड है, हम हर चीज़ को स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करें? हम उतना ही स्वीकार करें जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। और कुल मिलाकर के मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस देश में जो अंधविश्वास है, धार्मिक अंधविश्वास है खासतौर से, उसको बढ़ावा देने का काम ये बीजेपी करी। ये साधु संत जितने घूम रहे हैं, तथाकथित साधु संत, ये क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। संतों का जो आचरण होना चाहिए वो संतों का इनका आचरण है ही नहीं। तो ये देवी देवता, इनसे मुक्ति है मेरी शुरू से ही। और जहाँ तक साधु है, साधु की तो बड़ी, साधु का काम तो समाज को बदलना है, अच्छी बातें सिखाना है। लेकिन साधु तो कई हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, साधु तो कहीं बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो महकमा है, ये विभाग है, वो मेरे सोच से दूर का महकमा है। मतलब रामायण ग्रंथ, महाभारत, रामचरितमानस, चारों वेद, ये सब किसी को नहीं मानते आप? मैं नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली की, उसमें जीतनराम मांझी एक मंत्री हैं बिहार से, उनका तो कहना यह है कि राम काल्पनिक है। तो कुल मिलाकर के क्या मानना है क्या नहीं मानना है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सही मानों में हमें उतना ही चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। एक आखिरी सवाल सुमन जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मुलायम सिंह जी के साथ आपने बहुत काम किया। मुलायम सिंह जी की कार्यशैली और अखिलेश जी की कार्यशैली में कोई एक समानांतर चीज़ मुझे बता दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर के अनुभव से बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी 1954 में गिरफ्तार हुए थे। मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी कोई किताबों को पढ़ के नहीं हुए थे। पूरी जिंदगी के अभाव, पूरी जिंदगी में उन्होंने अभाव झेले, उसका उनके दिमाग पर असर था, मानस पर असर था। तो कुल मिलाकर के मुलायम सिंह जी ने जो कुछ हासिल किया वो अपनी मेहनत से हासिल किया। लेकिन इतना जरूर है
तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कुल मिलाकर के लोग नहीं समझते थे कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बेहतर सरकार चला सकते हैं या पार्टी के कामयाब अध्यक्ष हो सकते हैं। जिस परिस्थिति में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, आज पार्टी का संचालन कर रहे हैं, मैं समझता हूं बाप बेटे की तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अपने दायित्व का भली बात निर्वहन कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी से जुड़ा कोई पुराना किस्सा बताइए जिसे याद करके आप आज भी मतलब बड़ा चिंता में पड़ जाते हैं। कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ मुलायम सिंह यादव जी के टाइम की कोई? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी का तो सब पॉजिटिव था। 1967 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य बन गए थे और मैं 77 में पार्लियामेंट का मैं बना। विद्यार्थी जीवन से ही हमारा उनका साथ था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनके लड़ाकू चरित्र को प्रणाम करता हूँ। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जिंदगी में जो कुछ उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया था। एक सवाल आपसे मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि 75 साल की उम्र शायद आपकी भी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 के हो चुके हैं। राजनीति में एक उम्र का तकाजा क्या होना चाहिए? 75 साल की उम्र में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए क्या? नहीं, ये उम्र का की जो पाबंदी है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय की थी। उन्होंने सीमा बांधी थी, तो नरेंद्र मोदी जी को रहना है या नहीं रहना है ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी में कोई बंदिश नहीं इस तरह की। तो चलिए सुमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो ये रामजीलाल सुमन थे, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो मुलायम सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। और इनसे मैंने बहुत सवाल पूछने की कोशिश की, कुछ सवाल कंट्रोवर्शियल भी थे, लेकिन जो पिछले दिनों एक राणा सांगा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद ये संभल कर जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने देवी देवताओं को लेकर भी कहा कि भैया मेरे हाथ आप जुड़वा लीजिए, मुझसे ऐसा सवाल ना पूछिए। तो कुल मिलाकर उस कंट्रोवर्सी के बाद काफ़ी संभल कर बयान देने की आदत शायद सुमन साहब की हो गई है। धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत थैंक यू।